हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआर कॉलेज। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में तुम्हारा हिमांशु भैया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाने वाला है। टॉपिक का नाम है व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। 2026 के बोर्ड एग्जाम में व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड चैनल पे अगर नए हो तो जाओ और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है। अगर ये चीज जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, हिमांशु उदगिर 25 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर कोई भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब बताना है। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब बताना है, फिर उसके टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करने हैं। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब देखते हैं। जब भी कोई भी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, प्राइस चेंज होने की वजह से उसके डिमांड पे जो असर पड़ता है ना, उसे प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये उसका फॉर्मूला है। मीनिंग समझ गए? आ जाओ सबसे पहले टाइप के ऊपर, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसके कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, वो पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब भी कोई भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, प्राइस कम होने की वजह से उसकी डिमांड पे जो असर पड़ता है, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब भी कोई भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, प्राइस कम होने की वजह से उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। दूसरा पॉइंट, एग्जाम्पल वाला। मान लो एक अच्छे क्वालिटी का गेहूं एक अच्छे क्वालिटी का गेहूं बाजार में बिक रहा है, वो 40 रुपए पर केजी के हिसाब से है। अगर उसका प्राइस 10% से कम हो गया एंड 30 रुपए पर केजी हो गया, तो सोचो उसका डिमांड कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का जो कर्व होता है ये हॉरिजॉन्टल स्लोप होता है, जो कि पैरेलल होता है एक्स एक्सेस के। फिर उसके बाद में डायग्राम वाला एक पॉइंट है जो कि तुमको डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है। समझ गए? इजी है। अभी डायग्राम को किस तरीके से ड्रॉ करना है हिमांशु भैया, एक बार बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हें ले लेना है वाई एक्सेस, यहाँ पर एक्स एक्सेस। ये जो डिमांड का कर्व बना देना है, ये जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सेस के। आसान है, इतना कुछ करने की। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सबसे पहला पॉइंट, जब भी कोई भी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, कमोडिटी का प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, लेकिन डिमांड पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, तो उसे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। एग्जांपल, सॉल्ट। सॉल्ट का प्राइस चाहे जितना भी बढ़े चाहे जितना भी कम हो, लेकिन उसके डिमांड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लोग खाएंगे ही खाएंगे, बिना नमक के तो भाजी नहीं बनेगी ना। तीसरा पॉइंट, जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है उसका जो कर्व होता है ये वर्टिकल स्लोप होता है। वर्टिकल स्लोप होता है उसका कर्व। चौथा पॉइंट डायग्राम का देखो, वाई एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस बना लिया। डिमांड का जो कर्व है ये वर्टिकल स्लोप होगा। यहाँ पे प्राइस बता सकते हो, प्राइस बढ़ा तो भी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, प्राइस कम हुआ तो भी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 20% प्राइस गिरा तो भी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, डिमांड एकदम अपना ऐसा सावधान पोजीशन में यहाँ पर खड़ा है। तीसरा पॉइंट, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका पहला पॉइंट बनेगा, जब कोई भी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, तो जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड बढ़ेगा। जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड बढ़ेगा, उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। 50% प्राइस कम हो गया तो 50% डिमांड बढ़ेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हेडफोन्स का। कोई अच्छे क्वालिटी का, कोई अच्छे ब्रांड का हेडफोन से उसका प्राइस 50% से कम हो गया, तो उसका डिमांड भी 50% से बढ़ेगा। फोर्थ पॉइंट तुम लोग डायग्राम का ले सकते हो, एंड ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का जो कर्व होता है ना, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला स्लोप होता है। क्या स्लोप होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वाई एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस बना लिया। प्राइस 50% से गिरेगा, डिमांड 50% से बढ़ेगा। P1 Q1 को जुड़ा दो, पी और क्यू को जुड़ा दो। ये एक डिमांड का कर्व बना लो। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला स्लोप होता है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, देखो, जब प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। अभी तुम बोलोगे कि हिमांशु भैया, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के बीच का फर्क क्या होता है? देखो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, प्राइस कम हो रहा है
डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इन्फानाइट पे चले जा रहे हैं डिमांड। इन्फानाइट मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में प्राइस 50% से कम हो रहा है तो डिमांड 100% बढ़ जा रहा है। एग्जाम्पल ले लो आईफोन का। आईफोन का एग्जांपल ले लेते हैं। आईफोन का प्राइस 50% से कम होगा तो डिमांड उसका बढ़ेगा, 100% तक जाएगा, लोग खरीदना पसंद करेंगे। प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का जो कर्व होता है ये फ्लैटर स्लोप होता है। फिर उसके बाद में प्राइस 50% से कम हुआ, डिमांड 100% से बढ़ेगा। एग्जाम्पल आईफोन। आईफोन का प्राइस अगर 50% से कम होता है तो उसका डिमांड 100% तक का बढ़ जाएगा। डायग्राम, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना लो। प्राइस 50% से गिर गया तो डिमांड 100% से बढ़ेगा। यहाँ पर एक लाइन P1 Q1 को जुड़ा दो एंड PN Q को जुड़ा दो। ये डिमांड कर्व फ्लैटर स्लोप हो रहा है। बढ़ जाते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। जब भी कोई भी कमोडिटी का प्राइस जो है ये चेंज होता है, मतलब कोई भी कमोडिटी का प्राइस जब कम होता है, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है, डिमांड थोड़ा ही बढ़ता है, तो उसे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। जब कोई भी कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, तो उसे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। एग्जांपल ले लो तुम लोग, कोई एंटिक चीज है, कोई रेयर चीज है, कोई एंटिक गुड्स, रेयर गुड्स, तो उसका प्राइस चाहे जितना भी कम हो लेकिन उसके डिमांड पर इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एंटिक गुड्स, रेयर गुड्स लोगों को खरीदना ज्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का जो कर्व होता है ये स्टीपर स्लोप होता है। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का कर्व जो होता है ये स्टीपर स्लोप होता है। एग्जांपल ले लो, 50% से अगर प्राइस गिरा, 50% प्राइस कम होगा तो डिमांड फिर भी 25% ही बढ़ेगा। 50% से प्राइस फॉल होगा लेकिन डिमांड फिर भी 25% ही प्राइस होगा। डायग्राम बना सकते हो, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस। प्राइस 50% कम होगा, डिमांड 25% ही बढ़ेगा। P1 Q1 को मैच कर दो, PN Q को मैच कर दो, यानी डिमांड कर्व एकदम स्ट्रेट रहेगा, स्टीपर रहेगा, एकदम स्ट्रेट ऐसा स्टीपर। समझ गए? एक बार रिवाइज करा देता हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? जब भी कोई भी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, प्राइस चेंज होने की वजह से उसके डिमांड पर जो असर पड़ता है उसे प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप्स होते हैं। ये सिंबल जो है ना, ये जरूर बनाना अपने एग्जाम में। ईडी विच इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। सबसे पहला टाइप, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब कोई भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, प्राइस कम होने की वजह से उसका डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिमांड इन्फानाइट पे चला जाता है, तो उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का जो कर्व है ये हॉरिजॉन्टल स्लोप होता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कर्व हॉरिजॉन्टल स्लोप होता है, जो कि पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। 10% से प्राइस गिरा, 10% से प्राइस गिरा तो डिमांड इन्फानाइट पे चले जाएगा, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। गेहूं का एग्जांपल लिया था। गेहूं का पहले प्राइस था 40 रुपए पर केजी, 30 रुपए पर केजी होगा, मतलब 10% से प्राइस गिर गया तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो रहा है। प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड सिंबल है उसका ईडी विच इज इक्वल्स टू जीरो। जब कोई भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, उसे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का जो कर्व है ये वर्टिकल स्लोप होता है, जो कि पैरेलल होता है वाई एक्सिस के। ये वर्टिकल स्लोप हो रहा, जो कि पैरेलल रहेगा वाई एक्सिस के। समझ गए? तीसरा पॉइंट, 20% से अगर प्राइस गिर रहा है फिर भी डिमांड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल नमक। नमक का प्राइस चाहे कम हो चाहे बढ़े लेकिन डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग उसको खाना पसंद करेंगे तभी भी। तीसरा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जितना प्राइस चेंज होगा उतना ही डिमांड चेंज होगा, उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। अगर 50% से प्राइस कम हुआ तो 50% से डिमांड बढ़ेगा। हेडफोन्स का एग्जांपल लिया था। अगर कोई अच्छे ब्रांड का हेडफोन्स है, उसका प्राइस 50% से कम हुआ तो डिमांड भी उसका 50% से बढ़ेगा। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का जो कर्व होता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला स्लोप होता है। क्या स्लोप होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जब भी कोई भी कमोडिटी का प्राइस थोड़ा सा भी कम होता है तो उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में ईडी इज ग्रेटर देन 1।
ईडी इज ग्रेटर देन वन। जब भी कोई भी कमोडिटी का प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होता है और डिमांड उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का जो कर्व है ये फ्लैटर स्लोप होता है। एग्जाम्पल, अगर 50% से प्राइस कम हुआ तो डिमांड जो है 100% बढ़ जाएगा। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में प्राइस कम होने के बावजूद भी डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ेगा, डिमांड बहुत थोड़ा सा ही बढ़ेगा, तो उसे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का जो कर्व होता है ये स्टीपर स्लोप होता है, एकदम से स्ट्रेट स्लोप होता है, तो उसे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। 50% से प्राइस गिरा तो फिर भी डिमांड 25% ही बढ़ेगा। एग्जाम्पल तुमको बताया था, कोई एंटिक चीज है, कोई रेयर चीज है, उसका प्राइस कम भी हो लेकिन डिमांड पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। समझ गए? डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको क्या करना है, सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी का मीनिंग लिखना है। मीनिंग 2 मार्क्स के लिए आएगा, एंड जो एक्सप्लेनेशन तुम करोगे उसका जो टाइप्स बताओगे वो 6 मार्क्स के लिए लगेंगे। तो मीनिंग अच्छे से लिखो, फिर उसके बाद में उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करो। या तो मीनिंग 3 मार्क्स के लिए रहेगा, टाइप्स 5 मार्क्स के लिए रहेगा, ऐसे करके टोटल 8 मार्क्स रहेंगे। डायग्राम इज नॉट मैंडेटरी, बट टू मेक योर पेपर मोर प्रिस्टीन, आपको पेपर आपका नीट एंड क्लीन दिखाना है, प्रेजेंटेबल दिखाना है, तो डायग्राम तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन मैंडेटरी नहीं है, अगर पेपर अच्छा दिखाना है तो ड्रॉ कर सकते हो। मेरे अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था एंड मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, तुम लोग भी कर सकते हो डायग्राम ड्रॉ। टिल देन दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, कोई डाउट्स होते तो। बाय बाय। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है। 2026 के बोर्ड एग्जाम में वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन आने के चांसेस है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। देखो, अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आया तो मीनिंग, डायग्राम एंड 8 पॉइंट्स तुमको लिख के आने हैं। 4 मार्क्स के लिए आया तो मीनिंग, डायग्राम एंड उसके 6 पॉइंट्स लिख देना। 6 से 5 पॉइंट्स लिख के आना है। देखो, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो गवर्नमेंट करती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट खर्चा क्यों करती है? कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के बेटरमेंट के लिए, कंट्री के वेल बींग के लिए गवर्नमेंट ये खर्चा करती है। देश का भला हो इसीलिए गवर्नमेंट ये खर्चा करती है बेसिकली। तो हमें क्या करना है, कारण बताने हैं, ऐसे ऐसे कारण बताने हैं जिससे कि गवर्नमेंट का खर्चा जो है ये बढ़ जाता है। तो सबसे पहला कारण, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज। गवर्नमेंट क्या करती है पता है कि तुम्हें? हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर ज्यादा पैसा स्पेंड करती है, ज्यादा पैसा खर्च करती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट एक्टिविटीज जो है ये एक कारण बन जाता है फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। समझ गए? दूसरा पॉइंट, पॉपुलेशन, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंडिया इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना को भी अपन ने पीछे छोड़ दिया ना। तो जैसा पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसा ही गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ही गवर्नमेंट का जो खर्चा है ना वो बढ़ते जाएगा। अभी मान लो स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को एडमिशन कराना है, उधर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस बना रही है, उधर पैसा जाएगा गवर्नमेंट का। वाटर सप्लाई में गवर्नमेंट का पैसा जाएगा, रोड्स बनाने में गवर्नमेंट का पैसा जाएगा। तो गवर्नमेंट को खर्चा करना ही पड़ता है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ते जाएगा। तीसरी चीज, अर्बनाइजेशन। अभी देखो, गांव के लोग जो होते हैं वो शहर में आते हैं, रूरल एरियाज के लोग अर्बन एरियाज में आते हैं, पैसे कमाने के लिए आते हैं वो लोग। तो देखो, अगर वो लोग आ रहे हैं तो फिर से वाटर सप्लाई का खर्चा, नए नए स्कूल कॉलेजेस बनाने का खर्चा, उनके बच्चों को एडमिशन इधर ही कराएंगे वो लोग। फिर उसके बाद में लाइट बिल, मैं लाइट बिल ही बोल रहा हूँ, लाइट बिल तो उनको ही देना पड़ेगा, पावर सप्लाई जो है उसका खर्चा। फिर उसके बाद में तुम लोग बोल सकते हो गवर्नमेंट आजकल घर भी बना के देती है उनको, तो उसका खर्चा। ये सारी चीजों का खर्चा, स्कॉलरशिप अगर उनके बच्चों को मिलेगा तो उसका खर्चा। तो ये सारी चीजों के खर्च की वजह से एक अर्बनाइजेशन भी रीजन बन जाता है फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। समझ गए? इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अभी देखो, गवर्नमेंट को क्या करना होता है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे भी ज्यादा पैसा खर्च करना होता है। मान लो कल को वॉर हो जाता है, अगर कल को वॉर हो गया, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था पिछले साल, तो पाकिस्तान इंडिया पे वार कर रही थी, इंडिया भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही थी ड्रोन के थ्रू। उन ड्रोन के थ्रू पता है ना कैसा फायरिंग कर रहे थे उधर। तो इंडिया का डिफेंस एंड सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग है कि अगर कोई भी युद्ध होता है तो इंडिया भी उनको जवाब दे सकती है। तो गवर्नमेंट को इस पे भी स्पेंड करना होता है, इस पे भी खर्चा करना होता है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे भी गवर्नमेंट को अपना पैसा खर्च करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। तुम लोग बोलेंगे कि हिमांशु भाई डेमोक्रेसी वाला पॉइंट कहाँ से आ गया? तो देखो,
इंडिया के अंदर इलेक्शन होता है, सबसे पहले रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट होते रहते हैं पूरे इंडिया के अंदर। सबसे पहले इंडिया में होगा, फिर महाराष्ट्र में होगा, पंजाब में होगा, दिल्ली में होगा, हरियाणा में होगा, ऐसा अलग अलग स्टेट में इलेक्शन होते रहेंगे। तो इन सब के पीछे भी गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा जाता है मेरे भाई। तो इसके वजह से डेमोक्रेसी भी एक रीजन बन जाता है, एक कारण बन जाता है फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लेशन। इसका एग्जांपल पहले भी दिया था मैंने, इसके पहले भी एक वीडियो आया था कि मैगी जो थी पहले 5 रुपए की मिलती थी, फिर बाद बाद में मैगी का प्राइस बढ़ने लगा एंड वो 15 रुपए की आज हो चुकी है। तो दोनों के बीच का सफर, मतलब 5 रुपए से 15 रुपए तक के सफर को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जब भी कोई भी चीज का प्राइस बढ़ता है टाइम के हिसाब से तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन भी एक कारण बन जाता है फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आजकल इंडस्ट्री बढ़ रही है, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई, स्टील इंडस्ट्री आ गई, आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आ गई। ऐसे लाखों इंडस्ट्री है जो कि ग्रो हो रहे हैं। तो जैसे इंडस्ट्री ग्रो होते जा रहे हैं तो गवर्नमेंट का खर्चा भी कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। गवर्नमेंट को वाटर सप्लाई के ऊपर, पावर सप्लाई के ऊपर, फिर रोड्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ रहा है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये जो पॉइंट है ना कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ गया, तो लिख सकते हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ मेजर रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। डिजास्टर मैनेजमेंट, देयरफॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। हर एक इसमें तुम लोग चिपका सकते हैं पॉइंट कि इन्फ्लेशन भी एक रीजन है फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी एक रीजन है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक रीजन है। फिर उसके बाद में इधर ऊपर जितने पॉइंट है, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी भी एक रीजन है फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये पॉइंट जो है, ये एक सिंगल पॉइंट तुमको हर एक पॉइंट में चिपका के आना है। समझ गए? डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी मान लो फ्लड आ जाता है, कोई शहर में फ्लड आ गया, तो मतलब फ्लड आने की वजह से पूरा वैनिश हो जाता है, लोगों के घर में पानी घुस जाता है, तहस महस हो जाता है सब कुछ। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि जो एरिया फ्लड से अफेक्टेड है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उधर जाती है, लोगों को राशन प्रोवाइड करती है, लोगों को रिक्वायर्ड फूड मटेरियल्स प्रोवाइड करती है, क्लोथ्स प्रोवाइड करती है। अगर फ्लड के वजह से किसी मेंबर का फैमिली में डेथ हो जाता है, तो गवर्नमेंट उसको भी, वो फैमिली मेंबर्स को भी 5 से 10 लाख रुपए प्रोवाइड करती है। समझ गए? इजी है। बस तुमको क्या करना है मेरे दोस्त, तुमको इधर कारण बताने हैं जिससे कि गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है, गवर्नमेंट एक्टिविटीज भी आ जाती है इसमें। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोग, गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन पे गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट एक्टिविटी भी एक रीज़न बन जाती है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अर्बनाइजेशन, गांव के लोग शहर में आ रहे हैं, तो इस वजह से भी गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा, फैसिलिटीज़ बढ़ानी होगी गवर्नमेंट को। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, अगर अपना डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्ट्रांग रहेगा तभी अपन फाइट बैक कर सकेंगे, तो गवर्नमेंट को डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे भी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी, इलेक्शंस बार बार कंडक्ट होते हैं, उस वजह से गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा खर्च करना होता है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी एक कारण है जिससे कि गवर्नमेंट का खर्चा जो है बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आजकल नए नए इंडस्ट्री आने लगे, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है रैपिडली, तो इसके वजह से गवर्नमेंट का खर्चा भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो गवर्नमेंट को उधर भी पैसा खर्च करना होगा, लोगों की देखभाल करनी होगी, लोगों को जो भी राशन वगैरह है वो प्रोवाइड करना होगा। ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक रीजन बन जाता है फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। कोरोना भी, अपना कोरोना भाई भी इधर बैठा है, तुमको बताएगा कोरोना का जब फर्स्ट वेव आया था तो क्या था उसमें सीन। हम घर पे बैठे थे एंड कोरोना क्या हो रहा था, बाहर था। हम घर पे बैठे थे, कोरोना बाहर था, हम घर के बाहर जा रहे थे तो कोरोना हो रहा था अपने को। लेकिन अपने कोरोना भाई ने सेकंड वेव के टाइम क्या किया, हम घर पे ही बैठे हैं, कोरोना खुद अपने घर पे आता है, बिन बुलाए मेहमान की तरह कोरोना अपने घर पे आ रहा है। समझ गए? ऐसा सीन हो रहा था कोविड में। मुझे भी कोविड हुआ था वो टाइम पे 2021 में। कोरोना ने कहर मचा दिया था, न्यूज वाले तो हालांकि बोलते थे कि कोरोना नहीं डो कवर काट रहा है। तो कोरोना की वजह से भी गवर्नमेंट का खर्चा कहीं ना कहीं बढ़ रहा था। जम्बो कोविड सेंटर्स खुल रहे थे, तुमको पता है क्या नहीं क्या मालूम। तो गवर्नमेंट का खर्चा उसमें भी बढ़ जा रहा था। एक इंजेक्शन आता था रेमडेसिविर करके, तो वो इंजेक्शन पे भी बहुत सारा पैसा लग गया था, बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ रहा था फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। आसान है टॉपिक, इंपॉर्टेंट है। टॉप 3 क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप्स, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। ये 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने के एक्सपेक्टेड है।
2026 के बोर्ड एग्जाम में ये तीन क्वेश्चंस आ सकते हैं मेरे दोस्त। इसको अच्छे से रिवाइज करना, मैंने अपना बेस्ट देकर तेरे को पढ़ाया है। तू भी अपना बेस्ट देकर के लेक्चर को अटेंड कर, अच्छे से पढ़। अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक पेपर पे लिख उसको, पेपर पे लिख लिख के समझ। तेरी मदर टंग में समझ, अगर इंग्लिश में नहीं समझ रहा है हिंदी में समझ, मराठी में समझ, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको समझ। एंड मेरी गारंटी है अगर तू ये लेक्चर सिंसियरली देख लेता है तो आराम से तेरे को समझ में आ जाएगा। इस लेक्चर के दम पे तू तेरा, या अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इस लेक्चर के दम पे तू ये क्वेश्चन लिख सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, हिमांशु उदगीर 25 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2026 के बोर्ड एग्जाम में नेशनल इनकम एंड उसके फीचर्स पे क्वेश्चन आ सकता है। 8 मार्क्स के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। अगर 8 मार्क्स के लिए आया तो आपको क्या फॉर्मेट रखना है, सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है। मीनिंग के बाद में डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में आपको 7 पॉइंट्स जो है एज इट इज एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स के लिए आता है तो मीनिंग लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो, एंड 5 से लेके 6 पॉइंट तक एक्सप्लेन करो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले मीनिंग। पूरे देश के इनकम को नेशनल इनकम बोला जाता है। नेशनल इनकम का मीनिंग स्टेट करना है तो पूरे देश के इनकम को नेशनल इनकम बोला जाता है। नेशनल इनकम जो होता है एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करा जाता है विदाउट डबल काउंटिंग। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहला फीचर, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम जो होता है ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है। क्यों नेशनल इनकम को मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बोला जाता है? क्योंकि नेशनल इनकम जो होता है पूरे देश के इनकम को स्टडी करता है, ना कि एक इंडिविजुअल इंसान के इनकम को स्टडी करता है। तो इस वजह से उसे मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम जो होता है ये सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को कंसिडर करता है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को कंसिडर करता है। अगर इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को कंसिडर किया तो नेशनल इनकम के अंदर डबल काउंटिंग होगा। एग्जाम्पल, पार्ले बिस्किट जो है, ये पार्ले बिस्किट 5 रुपए का आता है। अगर ये 5 रुपए फाइनल वैल्यू है इसका, अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स मतलब पार्ले जी बिस्किट को बनाने में जो सामान लग रहा है फिर से मैं वो 5 रुपए में इंक्लूड करूँ तो डबल काउंटिंग हो जाएगी नेशनल इनकम में। समझ गए? तीसरा पॉइंट, नेट एग्रीगेट वैल्यू। देखो इसको अच्छे से समझाता हूँ। जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होता है इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसको इंक्लूड करना है। नेट एग्रीगेट वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होता है ना, इसको हमें इंक्लूड नहीं करना। जो टोटल वैल्यू होता है, किसका टोटल वैल्यू? गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल वैल्यू जो होता है इसको इंक्लूड करना है। समझ गए? नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। फॉरेन कंट्री से जो पैसा हमारे देश में आ रहा है और हमारे कंट्री से जो पैसा फॉरेन कंट्री को जा रहा है, इन दोनों के डिफरेंसेस को नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, एक्स, सॉरी यार तुम्हारी एक्स की याद आती होगी, एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इम्पोर्ट, प्लस आर माइनस पी, रिसिप्ट माइनस पेमेंट्स। फाइनेंशियल ईयर, नेशनल इनकम को एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम पे हम एक्सप्रेस करते हैं। नेशनल इनकम को टाइम के हिसाब से एक्सप्रेस किया जाता है, टाइम के हिसाब से मेजर किया जाता है। एग्जाम्पल, इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये 1 अप्रैल को शुरू होता है एंड 31 मार्च को खत्म होता है। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के हिसाब से उसे एक्सप्रेस किया जाता है, टाइम के हिसाब से उसको मेजर किया जाता है। इंडिया में 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को खत्म होता है। फ्लो कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम बेसिकली फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। किसका फ्लो कॉन्सेप्ट होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। ट्रू और फॉल्स में आ सकता है एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं होता है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। मनी वैल्यू, देखो नेशनल इनकम को हम लोग ऑलवेज मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। किस में एक्सप्रेस करते हैं नेशनल इनकम को? बोलो मेरे साथ, नेशनल इनकम को हम हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। नेशनल इनकम को हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में ही मेजर करा जाता है। एग्जाम्पल, तुम्हारी मम्मी एक टीचर है, मान लो तुम्हारी मम्मी एक टीचर है एंड वो स्कूल में जाकर के बच्चों को पढ़ा रही है, वो अपना जॉब कर रही है, तो तुम्हारी मम्मी को सैलरी मिल रही है, तो वो जो सैलरी है वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। बट अगर सेम चीज तुम्हारी मम्मी तुम्हें घर पर पढ़ा रही है, जो कि तुम लोग कभी नहीं पढ़ते, तुम्हारी मम्मी तुम्हें घर पर पढ़ा रही है तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन पढ़ा रही है,
तो वो क्या तुम्हारे से पैसे लेगी पढ़ाने का? नहीं ना। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन पढ़ा रही है वो। मतलब तुम उसके बेटे हो करके वो तुम्हें पढ़ा रही है। तो वो जो चीज़ है वो इंक्लूड नहीं होगी नेशनल इनकम में। सैलरी मिल रही है वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। बट तुम्हें घर पर बैठकर वो पढ़ा रही है तो वो चीज़ इंक्लूड नहीं होगी नेशनल इनकम में। तो उसको बोलते हैं मनी वैल्यू। नेशनल इनकम हमेशा मनी वैल्यू मतलब मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करा जाता है। समझ गए? इजी क्वेश्चन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाला क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आया, आराम से लिख के आ जाओ, बस हेड पॉइंट्स को अच्छे से याद रखो। मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हो गया, तुम्हारा फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया, मनी वैल्यू हो गया, नेट एग्रीगेट वैल्यू हो गया, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होगा। हेड पॉइंट्स को याद रखो। अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है ना अपने मन से दे सकते हो, बस रिलेटेबल होना चाहिए मेरे दोस्त। चलो फिर मिलते हैं एक अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में।